इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली एक शैतानी माँ अपने बच्चे का गला घोटने के बाद किसी पुराने कपड़े की तरह बाथरूम के कोने में उसे छिपा देती है। फिर 2.5 घंटे तक वो अपनी सहेली के साथ बैडमिंटन खेलने चली जाती है। उसके बाद जैसे ही घर लौटती है और सोचती है कि मैं पुलिस के साथ साथ आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें बेवकूफ बना सकती हूं, उन सब नादान लोगों को क्या पता कि मैंने क्या काम किया है। और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है, एक्टिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल इस फिल्मी एक्टिंग में वो बार बार चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है। आस पड़ोस के लोग जैसे ही पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि माँ को शौक लगा होगा, माँ अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर डर गई होगी। जब एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है, माँ भी उस एम्बुलेंस में बैठी थी, बार बार चीख और चिल्ला रही थी। लेकिन जैसे ही अस्पताल बॉडी को लेके जाया जाता है, माँ अपने बच्चे की बॉडी से कुछ ऐसी चीज चुरा लेती है जो इस पूरे केस में, इस पूरे कड़ी में एक अहम कड़ी हो सकती थी। उसे साफ तौर पर पता लग सकता था कि एक माँ ही अपने संतान की असली कातिल है। उस माँ की शैतानी खोपड़ी को आज हम परत दर परत खोलकर बताएंगे कि एक मां ने किस तरीके से ढोंग और एक्टिंग करते हुए पूरी दुनिया को लगभग 3 हफ्तों तक बेवकूफ बनाया, पुलिस को बरगलाने की कोशिश की और पुलिस को बार बार यह कहा कि देखो मैंने इस संतान को नहीं मारा है, आप असली कातिल को ढूंढिए। जब पुलिस यह कहती है कि मैडम झूठ बोलना बहुत हो गया, हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिसमें साफ तौर पर पता लगता है कि आप ही कातिल हैं, मैडम कहती है आप जितने सबूत दिखा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, आप मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं। लेकिन चाहकर भी मां अपनी झूठ को कब तक छिपाती, अपनी संतान को मारने के बाद कब तक पीछे रहती। जब सारे सबूत दिखाए गए, कोर्ट के सामने पेश किया गया, तब जाकर मां की हालत खराब होती है और बहुत कुछ वो बताती है। तो सबसे पहले इस कहानी को बेपर्दा करते हैं इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर, बताते हैं एक शैतानी मां की खोपड़ी के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये जो पूरी वारदात सामने आई है, ये मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई है। अभी आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में दिखने वाला शख्स है अनुपम जैन। ये उनके बेटे हैं अभ्युदय, जिनकी उम्र 15 साल है। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एक मास्टरमाइंड है, एक मास्टरमाइंड कातिल माँ, जिसने बड़ी ही चालाकी से अपने बच्चे का कत्ल किया और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाती रही और आज तक बना रही है। इसका नाम है अलका जैन। अलका जैन के दिमाग में क्या चल रहा था, उसके शैतानी दिमाग में ऐसी क्या चीज़ थी जो वो पुलिस से छुपा रही थी और उसने पुलिस को क्या कहानी बताई, आपको एक एक करके मैं समझाती हूँ। उसके बाद बताऊंगी कि पुलिस ने कैसे इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की और कातिल माँ का पता लगाया। देखिए, जो अलका जैन है, अगर उनकी कहानी की बात करें तो वो बताती हैं कि 14 फरवरी का दिन था। उस रोज़ उनके घर में जो उनके पति थे, उनका हाल ही में, क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं ऑडिटर का, तो हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हुआ है भोपाल में, तो वो भोपाल में थे। तो ऐसे में जो घर पर उनका बेटा था अभ्युदय, वो अब उनकी मेड थी और अलका जैन थी। अब अलका जैन का कहना है कि 14 तारीख को करीब 1:30 बजे के आसपास मेरे बेटे ने खाना खाया। उस दिन उसका एग्ज़ाम भी था। एग्ज़ाम कुछ ठीक नहीं गया था। वो खाना खाता है, खाना खाने के आसपास 2:30 बजे जो मेड है वो अपने घर चली जाती है 2:22 के आसपास। और फिर जो अलका जैन हैं वो बताती हैं कि 3:48 पर वो बैडमिंटन खेलने गई अपनी सहेली के साथ। इनका कहना है कि रोज़ ही इनका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ये बैडमिंटन खेलने जाती हैं। अब अलका जैन, ये शातिर माँ, बैडमिंटन खेलने चली जाती है अपने बच्चे को घर पर छोड़कर। इसके बाद वहाँ से लौटती है करीब 6:19 पर, मतलब 3:48 बजे मैडम बैडमिंटन कोर्ट में जाती हैं, 6:19 बजे ये अपने घर पर लौटती हैं। और इसके बाद ये घर में कब दाखिल होती है, इन टाइमिंग का आप ज़रा गौर करिएगा, क्योंकि इसी टाइमिंग के आधार पर पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझाया है। ये बताती हैं कि 6:19 पर ये अपनी गली में खड़ी होती हैं, बाहर गेट के आसपास अपने बच्चे को बहुत आवाज़ लगाती हैं, बार बार बेल बजाती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं और बोलती हैं, अभ्युदय दरवाज़ा खोलो बेटा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। ऐसा अलका जैन का कहना है। इसके करीब काफ़ी देर हो जाती है, 6 से 7, 7 से 7:30 बज जाते हैं, 7:40 हो जाते हैं। तब इन्हें लगता है कि अब अंदर जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि अभ्युदय आखिर कर क्या रहा है, कहीं उसने कोई हेडफोन तो नहीं लगा रखा जिसकी वजह से उसे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। ये अपने पर्स में हाथ डालती है तो इन्हें अपने फ्लैट की चाबी नहीं मिलती। अब आप जो फ्लैट देख रहे हैं ये वही फ्लैट है, यानी इसी फ्लैट की चाबी मैडम को नहीं मिलती। ये वापस जाती हैं अपनी मकान मालकिन के पास और बोलती हैं कि दीदी चाबी नहीं मिल रही है, आप ज़रा चाबी का इंतज़ाम करिए। अब जो इनकी मकान मालकिन थी वो कहती हैं
कि मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड कहीं रख कर गए होंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अपने हस्बैंड से मकान मालकिन जब फ़ोन पर पूछती है तो चाबी मिलती है। वो लाकर अलका को चाबियों का गुच्छा दे देती हैं और बोलती हैं कि इन्हीं में से कोई एक चाबी होगी, तुम लगा कर देख लो। अलका चाबी लेकर जब ऊपर जाती है, अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। अंदर जाने के कुछ ही देर बाद एकदम से चीखने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही अलका चीखती है, नीचे मकान मालिक थी, वो फ़ौरन भागी भागी ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर वो देखती हैं कि अलका जो है वो एक बाथरूम में खड़ी हुई है, बाथरूम के दीवार से सट कर, और उसकी हालत बेहद ख़राब है। उसके माथे पर पसीना आया हुआ है और वो बहुत डरी है। अब जैसे ही वो अपनी नज़र अलका से शिफ्ट करती हैं, अलका से थोड़ा सा हटाती हैं और वॉशरूम में जो कमोड रखा होता है उसकी तरफ जब उनकी नज़र जाती है तो वो देखती हैं कि अलका का 15 साल का बेटा जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, नाम है अभ्युदय, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी की जो बॉडी है वो पड़ी होती है उल्टी। पैर होते हैं कमोड की तरफ और सिर नीचे होता है, कुछ कपड़े भी आसपास रखे होते हैं और उसके हाथ और पैर में भी कुछ कपड़े होते हैं बंधे हुए। अब ये जब वो देखती है मकान मालकिन, वो फ़ौरन नीचे आती हैं, अपनी बेटी से कहती हैं, बेटा पापा को कॉल करो और बोलो जल्दी से डॉक्टर भेजें, यहाँ पर कुछ सिचुएशन बिगड़ गई है। अब तक मकान मालकिन को ये पता नहीं था कि जो बेटा है वो मर चुका है। हालांकि वो उस वक्त वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। उन्हें लगता है कि शायद वो गिर गया है, पलट गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बेहोश हो चुका है। अब इसके बाद जब ये पूरी चीज़ें फैलती हैं, मकान मालिक के जो हस्बैंड थे उनको पता लगता है, पुलिस बुलाई जाती है, आस पड़ोस के लोगों को पता लगता है, एम्बुलेंस भी आती है और जो बच्चे की जो बॉडी थी उसको उठाया जाता है, एम्बुलेंस में रखा जाता है। और तभी अलका चीखते चीखते एम्बुलेंस के पीछे भागती है, उसमें बैठती है और बोलती है, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, अभ्युदय का कत्ल मैंने नहीं किया। अब आसपास के लोग जब ये चीज़ सुनते हैं तो सबको लगता है कि माँ को सदमा लगा है, बेचारी घर से बाहर थी, बेटा अकेले था, कौन इस घर में घुस गया, कौन इस फ्लैट में घुस गया जिसने अभ्युदय को मार दिया, या फिर अभ्युदय ने खुद ऐसा कुछ किया। क्योंकि जो अलका है उसने बार बार ये चीज़ कही, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है मेरे बेटे ने किया है, मेरे बेटे ने खुद अपनी जो है एक तरीके से अपने आप को इस हालत में पहुंचाया है। माँ का बार बार यही जोर था कि जो भी चीज़ें हैं वो अभ्युदय ने की, मेरा कोई रोल नहीं है। अब आसपास के लोगों को लगा कि शायद जो माँ है उसको शौक लगा है। माँ इसके बाद एम्बुलेंस में बैठ के चली भी जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने बेटे के गले से एक चेन को चुरा लेती है। चेन क्यों चुराती है उसको भी हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वो एक सबूत है। वो उस चेन को चुरा लेती है और फिर बॉडी जो है जब अस्पताल पहुँचती है, वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि अभ्युदय की सांसें काफ़ी टाइम पहले रुक चुकी हैं, उसकी मौत हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। माँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती है, इतना ज़्यादा रोती है कि सबको लगता है कि माँ अब जो है वो शायद अपने बेटे के बिना जिंदा ना रह पाए। लेकिन इसके उलट एक और जब कहानी निकल कर आती है तब सबको पता लगता है कि ये माँ नहीं बल्कि शैतान है। इसने अपने उसी बेटे को मार दिया जिसको बड़ी मिन्नत के बाद पाया था। शादी हो जाती है इनकी साल 2003 में अपने पति से, उसके करीब 7 साल तक इनको कोई बेटा नहीं होता। टेस्ट ट्यूब के ज़रिए ये एक बेटे को जन्म देती हैं, उसका नाम रखती हैं अभ्युदय, और उसी बेटे को ये मार देती हैं। विडंबना देखिए, 7 साल तक इनके पास बेटा नहीं था, इनकी झोली खाली थी भगवान से मिन्नतें करने के बाद, और जब बेटा मिलता है तो उसको ये इस कदर मार देती हैं। मार कैसे देती हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अब आप ये समझिए। आपने अलका जैन की पूरी कहानी सुन ली, वो रोती बिलखती जाती हैं, पुलिस के सामने रोती हैं, अस्पताल में रोती हैं, बच्चे गले से कोई चीज़ भी चुरा लेती हैं। लेकिन असल में कहानी होती क्या है? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पे आती है तो अभी आप एक फ्लैट देख रहे हैं, यही वो फ्लैट है जहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो सबसे अहम हमेशा अक्सर जब भी कोई मर्डर होता है तो उस या कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आसपास लगा हो। और आजकल जब अगर आप सरकारी देखें तो सरकार की तरफ से लगते हैं, लेकिन प्राइवेट भी, पर्सनल घरों में भी लोग लगवाने लगे हैं। तो ऐसे में इस फ्लैट के आसपास भी और इस फ्लैट में भी जो स्टेयर्स वगैरह हैं वहाँ भी सीसीटीवी लगे थे। लेकिन पुलिस को चेक करना था कि जो मैडम बोल रही हैं, यानी जो अलका बता रही है, वो कह रही है कि वो 3:38 पर बाहर चली गई थी बैडमिंटन खेलने। अब बैडमिंटन खेलने जब मैडम गई तो उस वक्त घर पर कौन था? क्या कोई ऐसी खिड़की थी जिससे कोई शख्स अंदर आ सकता था? क्या कोई लूटपाट हुई, चोरी हुई, अलमारी से कोई सामान बिखरा हुआ था? ऐसा भी कुछ नहीं था। और क्या बच्चा डिप्रेशन में था? क्या बच्चे का एग्जाम बुरा गया था, इस वजह से बच्चे ने ऐसा कदम उठाया? क्योंकि माँ बार बार यही बोल रही थी कि मेरे बच्चे ने खुद ही ऐसा किया है, उसने खुद एक तरीके से ये काम किया है क्योंकि हो सकता है उसका एग्जाम सही ना गया हो। कितना कैजुअली एक माँ ऐसे बोल रही है, बल्कि अक्सर इस केसेस में वो माँ है उसको बिलक बिलक कर बोलना चाहिए कि कोई है जिसने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन यहाँ तो माँ ही कातिल थी, वो बोलेंगी तो बोले कैसे? अब पुलिस ने सबसे पहले जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो उनको दिखता है कि उसके अंदर सिर्फ अलका ही आते जाते दिखाई दे रही है और एक मेड दिखती है। तो पता लगता है कि मेड जो है वो 2:30 बजे चली गई है, लेकिन जो अलका है वही अंदर गई है और वही बाहर भी आई है।
तो एक चीज़ पुलिस को ये मिलती है कि अंदर कोई और नहीं घुसा। दूसरा, पुलिस को पता लगता है, कॉल डिटेल जब निकालते हैं तो पता लगता है कि रोज़ का जो इनका शेड्यूल था बाहर बैडमिंटन खेलने का वो काफ़ी लेट था, लेकिन उस दिन जल्दी हो रहा था। तो इस तरीके से तमाम तरीके की पुलिस को चीज़ें पता लगती हैं। पुलिस को पता लगता है कि एक चेन जो है वो भी गायब है। अब इन सब चीज़ों के आधार पर पुलिस माँ से पूछताछ करती है, माँ की पूरी कहानी निकाल कर सामने आती है। तो पता लगता है कि उस रोज़ से पहले भी कई बार माँ बेटे में बहस होती थी कुछ चीज़ों को लेकर। जो लड़का है, जो 15 साल का अभ्युदय है, 8वीं क्लास में था, वो भी रील बनाने का शौकीन था। कई सारे उसके आप तस्वीरें देखेंगे जिसमें वो डांस कर रहा है, अपनी माँ के साथ भी डांस कर रहा है। तो वो अक्सर अपनी माँ को टोकता था कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, आप ऐसे बिंदी क्यों नहीं लगा रही, आपकी इस ड्रेस पे बिंदी अच्छी लगेगी। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ पर, रील बनाने पर, बहुत सारी चीज़ों पर माँ को टोकता था। माँ और बेटे की अक्सर लड़ाई होती थी। एग्ज़ाम को लेकर भी उस दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। और इसी चक्कर में जब मेड घर पर होती है तो वो 1:30 बजे अभ्युदय को खाना देती है। जो अभ्युदय है वो खाना खा लेता है। 1:30 बजे खाना खाने के बाद जो नौकरानी है वो 2:22 पर चली जाती है। और फिर इसके बाद माँ बेटे में बहस होती है। अब आप यहाँ पर सुनिए किस तरीके से इसने कत्ल किया, फिर हम आपको बताएंगे सबूत कौन से थे ऐसे जिसकी वजह से पुलिस अब ये साबित करेगी कि कातिल माँ ही है। तो देखिए, जब 1:30 बजे अभ्युदय ने खाना खाया, 2:22 पर जो नौकरानी है वो चली जाती हैं। 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच में घर पर बहुत ज़्यादा बर्तन की बिखरने की आवाज़ आती है, धम धम की आवाज़ें आती हैं, ज़ोर ज़ोर से धक्का देने की आवाज़ें आती हैं, और तो और एक आटा चक्की भी चल जाती है घर के अंदर। ये चीज़ें तब सामने आती हैं जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई। पड़ोसियों से पूछा गया कि क्या इस घर के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ें सुनी जिससे आपको लगे कि कुछ गलत हुआ या कोई बाहर से घुसा हो। तो पड़ोसी बताते हैं कि हमें सुनाई दिया था आटा चक्की चली थी, बहुत ज़्यादा बर्तन गिर रहे थे और धक्का, मतलब जैसे कोई धम धम करके चल रहा हो, कोई बड़ी चीज़ फेंकी जा रही हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो उस वक्त अलका अपने बच्चे पर चिल्ला रही थी, उसको मार रही थी, और बाहर तक आवाज़ ना जाए इसलिए उसने आटा चक्की ऑन कर दी थी। और बड़े ही हिसाब से वो अपने बेटे का गला दबाती है और फिर उसको ऐसे प्लान करती है कि जब पुलिस वहाँ पर पहुँचे, मौका वारदात पर पुलिस जब पहुँचे, तो उसको ये लगे कि ये किसी और ने नहीं किया बल्कि अभ्युदय ने खुद ऐसा किया है। खुद ही वो किसी डिप्रेशन में होगा, कोई प्रॉब्लम उसके साथ होगी और उसने खुद मौत को गले लगा लिया। फुल प्रूफ प्लानिंग करती है अलका, और फिर एम्बुलेंस के सामने ऐसा ढोंग करती है कि जैसे बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा बिलख रही है। अब मैंने आपको छोटे तौर पर बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सबूत के तौर पर पुलिस को मिलती हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गई। घर के बाहर वो 6:19 पर जब आती है तो करीब 8 बजे ऊपर जाती है। पुलिस के लिए ये भी जो सीसीटीवी मिला ये भी बहुत बड़ा सबूत बनता है। इसके अलावा जो अपनी मकान मालकिन के साथ वो जाती है, ढोंग करती है कि मेरी चाबी खो गई, ये भी एक अहम सबूत है। और अपने बेटे के गले से वो चेन गायब क्यों करती है, ये भी पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत बनता है। अब एक एक करके आप 5-6 वो सबूत सुनिए जो अलका के खिलाफ जाते हैं। मैंने आपको छोटे तौर पर बता दिया किस तरीके से जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती है, सीसीटीवी के आधार पर, कॉल डिटेल के आधार पर और बैडमिंटन खेलने के टाइमिंग के आधार पर। लेकिन अब आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए जो 5 सबूत पुलिस को मिले और उसी के आधार पर पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि कातिल कोई और नहीं, अलका जैन ही है, जिन्होंने बड़ी बेरहमी से एक कपड़े के जरिए अपने बेटे का गला घोटा, उसको मारा, फिर वॉशरूम में ऐसे प्लान किया जैसे उसने खुद ही इस पूरी चीज़ को अंजाम दिया हो। अब बारी है खाकी के एक्शन में आने की। खाकी वाले कहते हैं कि सामने बैठिए माताजी और बताइए अपनी कहानी, क्योंकि हमारे पास असली कहानी आ चुकी है, हमें पता लग चुका है कातिल कौन है। माँ अपनी कहानी बताती रहती है, फिर उन्हें रोक कर पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम रुकिए, बहुत कहानी गढ़ ली आपने, हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बताते हैं असल कहानी क्या है। दरअसल पुलिस ये बताती है कि जो आपकी बेटी की जब मौत हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि उसके बच्चे के पेट में जो खाना है महज उसे पचे हुए 1 घंटा ही हुआ होगा। तो आपकी जो नौकरानी है उसने एक कहानी बताई है। नौकरानी के मुताबिक 1:30 बजे के आसपास उसने आपके बेटे को खाना दिया था। अब लगभग 1 घंटा, अगर हम मान लें कि 1 घंटा पचने में जितना टाइम लेता है तो होता है 2:30 बजे या 2:40 के आसपास। अब कहने का मतलब ये कि 2:40 से लेके या 2:30 से लेके 3 के बीच में आपकी बेटी की मौत हुई है। पुलिस दूसरी दलील और क्या देती है, पुलिस ये कहती है कि देखिए हमने तमाम तरीके से सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, उस घर में सिर्फ 2 लोग आते आते नजर आ रहे हैं, एक तो आप हैं और एक आपकी नौकरानी है। अब जैसा कि आपकी नौकरानी 2:22 में तो चली जाती है बच्चे को खाना खिलाने के बाद, सिर्फ उस कमरे में एक माँ और एक बच्चा ही है जो आपका संतान है। अब पुलिस 2 थ्योरी सामने रख देती है। तीसरा, जो सबसे पहले जो पुलिस कहती है कि ठीक है आपने जो कहानी तो बता ली, अब बारी है आपकी कॉल डिटेल की जानकारी आपसे साझा कर देते हैं। पुलिस ये बताती है कि हमने आपकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग खंगाल ली है और आप कहां कैसे किस किस से बात कर रही थी उस सारी जानकारी हमारे
पास है। दरअसल पुलिस ने यह कहा कि देखिए, हम जानते हैं कि आपकी जो बैडमिंटन खेलने की जो आदत है आप अक्सर जाती हैं, लेकिन उस रोज आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं थी बैडमिंटन खेलने की। आप लगभग 2:30 बजे से ही अपनी सहेली को कॉल करके बार बार ये कह रही थी कि चलो बैडमिंटन खेलने चलते हैं। अब ऐसे अक्सर आप 5 बजे के आसपास जाती हैं, उस रोज आपने 2:45 से ही लगातार कॉलिंग कर करके अपनी सहेली को परेशान कर दिया और कहा कि चलो बैडमिंटन खेलने चलते हैं। इसके बाद आप 3:48 में अपने घर से निकल जाती हैं और बैडमिंटन खेलने चले जाती हैं। अब यहां तक की कहानी उसमें यह था कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों गई, तो मैडम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे खेलने जाना, तो चली गई मैं। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा कब आता है, 6:19 पर बकायदा पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो वापस अंदर आते हुए नजर आती हैं। एक कोने में ले जाकर अपनी सहेली से बहुत ज्यादा बातें करती है, फिर सहेली भी अपनी ओर चली जाती है। अब सहेली की जाने के बाद लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रही है और कह रही है कि बेटा दरवाजा खोलो। ये महज एक्टिंग नहीं तो क्या है। फिर 7:38 पर ये अपनी सहेली को, जिस सहेली के साथ बैडमिंटन खेलने गई थी, उसे फोन करके कहती है कि देख मेरा गला बैठ गया है, आवाज लगाते लगाते मैं थक चुकी हूं, ये बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा है। अब पुलिस को लगता है कि जब आपका बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा, लगभग आप 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद भी कोशिश कर सकती थी कि आप कहीं से चाबी जुगाड़ कर लें, लेकिन आपको 1 घंटा लग गया। अगर किसी की बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा तो माँ बेचैन हो जाती है, माँ सोचती कि बच्चे के साथ क्या हुआ। लगभग आपको 1 घंटा क्यों लग गया दरवाजा खोलने में भी, और उसके बाद भी आप अपनी सहेली को फोन करके बता रही हैं कि बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा। इसका क्या मतलब निकाला जाए। इसके बाद क्या होता है, देखिए, जिस तरीके से आपके पास चाबी होनी चाहिए थी, आप अक्सर खेलने जाती बैडमिंटन, लेकिन उस रोज आपके पास चाबी गुम हो जाती है। आप जानबूझकर अपने मकान मालिक के पास जाती हैं और कहती हैं कि देखिए मेरा चाबी गुम हो चुका है। मकान मालिक आपको लाके चाबी देता है, तब जाकर आप दरवाजा खोलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सबको ये दिखाना चाहती थी कि आप बैडमिंटन खेलने गई थी, आपने सबके सामने दरवाजा खोला, आप बाहर गई हुई थी। तो ये जो सारी जो थ्योरी है सब आपके खिलाफ जा रही है। अब बारी थी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने फिर कहानी बताई कि ठीक है, जो आपका जो बेटे की जो मौत हुई थी 2:30 बजे के आसपास हुई थी, क्यों हुई थी, पुलिस एक और थ्योरी देती है। पुलिस ये कहती है कि जिस टाइम पर आपकी जो नौकरानी थी वो चली जाती है, लोगों का ये दावा है कि आपके कमरे के अंदर से बर्तन चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बहुत सारी ऐसी आवाजें थी जिसमें चिल्लाने की, पिटाई करने की आवाजें आ रही थी, वो भी लगभग 2:30 से 3 बजे के दरमियानी थी। अब पुलिस ने जब सारी चीजें सामने रखी तो मां को लगा कि वो फंसते हुए जा रही है। इसके बाद पुलिस यही नहीं रुकती है, पुलिस कहती है कि ठीक है, अब हमने आपको जो भी चीजें बताई वो एक हो सकता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, या कहें ऐसे सबूत हो जो आपके खिलाफ जा रहे हो। अब बारी है उस कमरे के अंदर जाकर, उस बाथरूम के अंदर जाकर वो चीजें बताने की, वो सबूत दिखाने की जिसमें साफ तौर पर पता लगेगा कि आप ही कातिल हैं। अब क्या क्या चीजें हैं। जब पुलिस कमरे के अंदर दाखिल होती है तो पुलिस को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दुपट्टा मिलता है, लड़कियां लेगिंग्स पहनती हैं, वो जो कॉटन वाला जो कपड़ा होता है, उस कपड़े को बड़ी अच्छे तरीके से 3 टुकड़ों में काटा गया था। 2 टुकड़ों का इस्तेमाल अपने ही बेटे के हाथ पैर बांधने के लिए किया गया था। अगर कोई हड़बड़ी में कोई कपड़ा फाड़े या तो आड़ा टेढ़ा कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से दुपट्टा और लेगिंग्स को काटा गया था, साफ तौर पे पता लग रहा था कि मारने के बाद इसे बड़े इत्मीनान से इंतजार करके काटा गया है, फिर उसी को इस्तेमाल करके उसके हाथ पैर बांधे गए हैं। यहां तक कि कोशिश ये की गई थी कि लाश को दरवाजे पर टिकाकर और एक टॉवल के जरिए हुक में फंसाकर बच्चे की मौत दिखाने की, लेकिन साफ तौर पर शायद बॉडी टिक नहीं पाई और बॉडी नीचे गिर चुकी थी। लेकिन जो कोशिश थी ये थी, मान लीजिए आप टॉवल जाकर हुक में फंसाते बाथरूम में, तो साफ नजर आता है कि जो टॉवल है वो आपने चुपचाप रख दिया है, लेकिन यहां पर टॉवल जो था वो साफ तौर पर पता लग रहा था किसी बाहरी शख्स ने बाहर से गांठ लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो गांठ सही से लग नहीं पाती है और बच्चा नीचे गिर जाता है। तो ये जो सारी जो चीजें थी वो सीधे तौर पर ये जो माता जी हैं इनकी ओर इशारा कर रही थी। तो सबसे पहला सबूत कि सीसीटीवी फुटेज में कोई और अंदर जाता हुआ नजर नहीं आता है। दूसरा, चीखने चिल्लाने की जो आवाज, मार पिटाई की जो आवाज उस कमरे से 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में आ रही थी। मां अक्सर जो अपने फोन कॉल से कहीं बहुत कम बातचीत किया करती थी, उस रोज अपनी सहेली को उसने कई बार कॉल कर दिया और जिद करने लगी कि चलो खेलने चलते हैं। पति को भी कॉल लगा दिया। इतनी हड़बड़ी थी मैडम को, ये सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे।
चौथा कि जिस तरीके से बच्चे के पेट में जो खाना नहीं पचा वो था 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में, जो उसने 1:30 बजे खाना खाया होगा, 2:30 बजे तक जितना खाना पचा होगा उतना ही खाना उसके पेट में मौजूद था। इसके बाद ये जो खाना है ये पेट में मौजूद था, तो ये साफ तौर पर पता लगता है जो टाइमिंग है वो 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में है। माँ निकल जाती है 3:50 पर, मतलब जो मौत की जो टाइमिंग थी, अपने बच्ची की लाश के साथ वो उस कमरे के अंदर, उस घर के अंदर ही मौजूद थी। अब पुलिस पूछती है कि हमें पता लग चुका है कि आपने अपने बच्चे को मौत के घाट उतारा है। पुलिस जानना चाह रही थी कि क्यों मारा है। पुलिस के पास कोई थ्योरी थी नहीं, क्योंकि माँ तो बिल्कुल कॉपरेट करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। माँ को लग रहा था कि पुलिस को ये सारी जानकारी कैसे लग रही है, पुलिस को तो मैंने सोचा था कि नादान है, बेवकूफ़ हैं, इन्हें तो आसानी से बरगलाया जा सकता है, ये सारे सबूत मेरे सामने रख रहे हैं, वो सारे मेरे खिलाफ हैं। इसके बाद पुलिस ये कहती है कि देखिए मैडम, जब आपके बच्चे को, आपकी संतान को, इकलौती संतान को अस्पताल लेके जाया जा रहा था, आपने कोई चीज़ चोरी की थी? माँ कहती है कि नहीं, मैंने कोई चीज़ चोरी नहीं की। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, जब अस्पताल लेके आप जा रहे थे, उसकी गले पर एक चेन मौजूद था, उस चेन को आपने जानबूझकर छुपा लिया या चुरा लिया अपने बच्चे की बॉडी के ऊपर से। ऐसा क्यों किया गया? तो माँ फिर से कहानी बनाने शुरू कर देती है। पुलिस कहती है कि आपने चेन के जरिए अपने बच्चे को मौत के घाट उतारा है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए सच छुपाने की, सच छिपाए नहीं छिपता। अब इसके बाद पुलिस थ्योरी रखती है कि जिस तरीके से आपका जो बेटा है पढ़ने में कमजोर था, आपका जो बेटा है उस दिन जब 14 फरवरी की रोज उसका पेपर अच्छा नहीं गया था, उस रोज वो आपसे बहस कर रहा था, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो, तो रील्स के लिए कई बार आपका बेटा आपसे बहस करता था कि मम्मी ऐसे कपड़े मत पहनो, मम्मी आप बिंदी ऐसे मत लगाओ। तो इस रोका टोकी से भी आप परेशान थी, बच्चा पढ़ने में कमजोर था, अच्छा नहीं था, इसको लेकर भी आपसे बहुत ज्यादा बहस होती थी। और उस रोज भी जब चीखने चिल्लाने, बर्तन गिरने की जो आवाजें आ रही थी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आप रोका टोकी से परेशान हो चुकी थी, पेपर का आपको बहाना मिल चुका था, और गुस्सा ऐसा निकला कि बच्चे की मौत के बाद ही आपका गुस्सा शांत हुआ। अब जब सारी चीजें माँ के सामने रखी जाती, माँ को लगता है कि जिस तरीके से उसने प्लानिंग और प्लॉटिंग कर कर एक लाश को छुपाने की, एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की थी जिसमें उसे कोई पकड़ नहीं सकता था, वो सब धराशायी हो गया ताश के पत्तों की तरह। और सारे सबूत मैडम के खिलाफ खड़े हो गए कि क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी जल्लाद माँ है, जो पूरी दुनिया से चीख चीख चिल्ला के ये कह रही थी कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है। खुद एक अपने बच्चे को मारकर मां पूरी दुनिया से कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। फिलहाल जो मैडम है वो तो पुलिस हिरासत में है, और पुलिस चाहती है कि इसे और गहन जांच करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस पूरे केस में कोई और भी शामिल है? क्या कोई पिता का एंगल भी है इस केस में? जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।